हेलो गाइस। तो आज हम लोग यहाँ पे मिले हैं इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट टू के लिए। इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट वन जो है वो मैंने इसी चैनल पे डाल दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के पहले CWM यानी कि केमिस्ट्री विद मेहुल वाले चैनल पर जाकर के आप इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट वन जाकर के देख सकते हैं। उस पार्ट वन में हमने बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन जाना था। हमने जाना था कि करंट क्या होता है, हमने जाना चार्जेस क्या होते हैं, उसके बाद हमने बात करी थी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, और हमने बात करी थी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था ओम्स लॉ। हमने ओम्स लॉ तक पढ़ लिया था। और ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था? ओम्स लॉ में हमने ये पढ़ा था कि अगर मैं अगर मैं किसी भी वायर का टेम्परेचर और डायमेंशन कांस्टेंट रखता हूं तो जो उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। यही हमें क्या बोलता है? ओम्स लॉ। इधर से हम जो प्रोपोर्शनल का साइन है उसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लग जाता है जिसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। और ये जो आर है ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। आर को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। हमने इसके बाद रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिस्क्राइब किया था। हमने बात करी थी जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो यहां से हम बात करें तो आर है वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको बोलते हैं रो यानी कि रजिस्टिविटी। तो हमने पिछली वीडियो में रजिस्टिविटी तक अपना पूरा टॉपिक कर लिया था। और आज हम रजिस्टिविटी के आगे से यानी कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी इलेक्ट्रिसिटी का जो है कॉम्बिनेशन। आज हम कॉम्बिनेशन के बारे में अच्छी तरीके से पूरी डिटेल में, कॉम्बिनेशन के बाद हम पावर, ये सारे जो टॉपिक हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं अच्छी तरीके से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, कॉम्बिनेशन की बात करें तो जो कॉम्बिनेशन होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये एक ऐसी कॉम्बिनेशन है जिसमें जो करंट है वो सेम रहता है और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिफरेंट होता है। और बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ये एक ऐसी कॉम्बिनेशन है जिसमें करंट डिफरेंट रहता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम। समझे बात? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा? सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो करंट है वो सेम रहेगा। करंट आपका सेम रहेगा, पर अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की तो वो चेंज होता रहेगा। अगर यहीं पे हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपका करंट है वो चेंज होता रहता है और जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका सेम रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत क्या यहां तक? नोट करिए इसको। कर लिया? ठीक है। तो अब देखिए, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। और पीछे अभी हमने बात करी थी, जब हम करंट की बात कर रहे थे तब हमने एक डिवाइस पढ़ा था जिसको बोलते हैं एमीटर। और एमीटर जो होता है, हमने बात करी थी जो एमीटर हमेशा किस में लगता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इसके पीछे का रीजन जानिए। देखिए, जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें हर जगह पे जो करंट है वो सेम रहता है। करंट हर जगह पे सेम रहता है तो यानी कि जो हर जगह पे करंट की रीडिंग आएगी वो भी क्या रहेगी? सेम आएगी ना। अगर हर जगह पे करंट सेम आ रहा है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से, इसको कुछ ऐसा मानिए कि ये मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है
इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया, और एक सेकेंड, यहां पे एमीटर लगा दिया मैंने। ठीक है, अब देखिएगा, या तो एक काम करते हैं, एमीटर को सीरीज को मैं यहां पे इसको जोड़ दिया है, और यहां पे मैंने एमीटर लगा दिया। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया, जैसे ही स्विच मेरा ऑन हुआ, तो यहां पे करंट क्या होगा, यहां से करंट निकलना शुरू होगा, करंट यहां पे फ्लो करेगा। अब देखिए, यहां से निकल रहा है 10 एम्पियर का करंट, और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हर जगह पे सेम रहता है, तो यहां पर भी 10 एम्पियर पहुंचेगा, यहां पर भी 10 एम्पियर पहुंचेगा, और यहां पर भी 10 एम्पियर ही पहुंचेगा। तो यानी कि हर जगह पे जो करंट है वो आप देख रहे हैं सेम है। तो अगर मैं बात करूं, हर रेजिस्टेंस में जो करंट की वैल्यू रहेगी, जो करंट की जो रीडिंग रहेगी, वो भी कैसी रहेगी, सेम। जब आपका हर रजिस्टर में जो आपका करंट की वैल्यू है वो सेम है, तो जो रीडिंग आएगी किसमें, एमीटर में, वो भी हर रजिस्टर में कैसी आएगी, सेम आएगी। इसीलिए हम एमीटर को किसमें लगाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, समझ आया, बहुत बढ़िया। अब देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, अगर मुझे सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए कुछ इस प्रकार होती है सीरीज कॉम्बिनेशन, इस प्रकार की सीरीज कॉम्बिनेशन होती है। इसको मैं R1 मान लेता हूं, इसको R2, इसको R3, ऐसे आगे और भी रजिस्टर्स लगे रह सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे इनका नेट रेजिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है, जो कि क्या होता है, R net इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश R नेट, माफ करिए, डैश 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 RN। ठीक है, यानी कि देखिए, R नेट निकालना है मुझे, अगर मुझे R नेट निकालना है, तो जितने भी रजिस्टर्स लगा रखे हैं सबको ऐड कर दीजिए। तो यहां पर आपको जो फॉर्मूला बनता है वो किसका बन जाता है, ये जो फॉर्मूला आपका बन रहा है, ये बन रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। इस फॉर्मूले को नोट करिए, कर लिया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं बात करूं, मान लीजिए इस प्रकार, एक सेकंड, कलर चेंज करते हैं। देखिए, अब देखिए, मेरे पास 3 रजिस्टर्स हैं, ये है 2 ओम का, ये भी है 2 ओम का, और ये भी है 2 ओम का। अब तीनों के तीनों किसमें लगे हुए हैं, सीरीज के अंदर। हमसे कह रहा है इसका नेट रेजिस्टेंस निकालिए, तो नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, आर नेट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 6 ओम। तो आपको जो नेट रेजिस्टेंस आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो कितना आ रहा है, 6 ओम का नेट रेजिस्टेंस आ रहा है। तो इस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन करने होते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन समझ आई, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। बात करते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो तो डिफरेंट होता है, यानी कि डिफर करता रहता है, हर रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू अलग रहेगी, पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हर जगह पे सेम रहेगा। ठीक है, करिए नोट, करा। अब देखिए कि इस प्रकार, ये मेरे पास 3 रजिस्टर्स हैं, इन तीनों को मैंने कैसे लगा रखा है, बहुत बढ़िया, पैरेलल में लगा रखा है इन तीनों को मैंने। ठीक है, अब जैसे ही मैं करंट को ऑन करूंगा, जैसे सर्किट को ऑन करूंगा, तो इसमें करंट बाहर निकलेगा,
और इसमें वोल्टेज भी बाहर निकलेगी। अब मान लीजिए वोल्टेज निकल रही है 220 वोल्ट और करंट निकल रहा है 10 एम्पियर, तो R1 में जो वोल्टेज होगी वो 220 होगी, R2 में जो वोल्टेज होगी वो 220 होगी, R3 में जो वोल्टेज होगी वो भी 220 ही होगी। पर अगर हम बात करें करंट की, तो जो इसके अंदर करंट जाएगा R1 के अंदर वो यहाँ पे डिफर करता रहेगा। यानी कि मान लीजिए R1 में जा रहा है 5 एम्पियर, R2 में जा रहा है 3 एम्पियर, बचा 2 एम्पियर वो जाएगा R3 के अंदर। तो इस तरीके से जो आपके करंट और पोटेंशियल है वो होता है किसके अंदर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो अभी हमने बात करी थी, जब हम वोल्टेज बात कर रहे थे तो हमने बात करी थी एक डिवाइस की जिसको हम बोलते हैं वोल्टमीटर। तो जो वोल्टमीटर है वो हमेशा किस में लगता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके अंदर जो वैल्यू होती है किसकी, वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो हमेशा सेम रहती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार देखिए, अब मेरे पास यहां पे 3 क्या हैं, या फिर इसको ऐसे देखिए, एक सेकंड देखिए, मैं एक सर्किट बनाता हूं। यहां पे एक रेजिस्टेंस ये रहा, दूसरा, तीसरा, और यहां पे मैं लगा दिया वोल्ट मीटर। अब ये तीनों जो सारे रेजिस्टेंस आपस में कैसे हैं, पैरेलल के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इस वाले R1 के अंदर 220 वोल्ट, R2 के अंदर 220 वोल्ट, R3 के अंदर 220 वोल्ट। तो यानी कि जो वोल्टामीटर होगा उसके अंदर भी कितनी रीडिंग आएगी, वोल्टामीटर में भी 220 वोल्ट की ही रीडिंग आएगी। इसी के कारण हम क्या करते हैं कि जो आपका वोल्टामीटर होता है उसको हम हमेशा किस में लगाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला था, ऐसे अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो अब देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R नेट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/Rn। तो ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, वो भी किसके अंदर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, नोट करिए इस फॉर्मूले को, कर लिया। ठीक है, देखिए एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे लिया था कि 2 ओम है, ऐसे आपके पास 3 रजिस्टर्स हैं, तीनों के तीनों किसमें है, पैरेलल के अंदर, और तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम। तो हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 1/R नेट इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 2 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2। यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, बाकी मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए हमारे पास जो 1/R की वैल्यू आई है, 1/R नेट की जो वैल्यू आई है वो है 3/2। हमें निकालना है नेट रेजिस्टेंस। क्या निकालना है हमें, नेट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, एक सेकेंड इसको यहां से रब कर देता हूं मैं। अब देखिए नेट रेजिस्टेंस निकालना है हमारे पास, पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/R नेट की वैल्यू, पर हमें तो निकालना है यहां से क्या चीज, हमें निकालना है R नेट। तो अब कैसे निकालेंगे, हम इसको कर देंगे रेसिप्रोकल। क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यानी कि जो Rn है वो कितना आ जाएगा, 2/3, और ये आपकी वैल्यू आ गई है पैरेलल कॉम्बिनेशन में किसकी, नेट रेजिस्टेंस की। इसको काटेंगे तो समथिंग 0.66 ओम आ जाएगा। ठीक है, समझे क्या कह रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया।
अब देखिए, यानी कि अभी हमने बात करी सीरीज में और फिर बात करी हमने पैरेलल में। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आर की वैल्यू आई थी वो कितनी आई, 6 ओम, और पैरेलल में जो आर नेट की वैल्यू आई वो आई 0.66 ओम। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि कौन सी कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम आ रहा है। तो रेजिस्टेंस कम आ रहा है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो यानी कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम है तो यानी कि करंट जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि करंट इजीली फ्लो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम क्या है, रेजिस्टेंस का काम है बैरियर लगाना, यानी कि रुकावट लाना किसके अंदर, करंट के फ्लो में। पर यहां पर अगर रेजिस्टेंस कम है तो यानी कि जो करंट है, रेजिस्टेंस कम है तो यानी कि करंट बढ़ जाएगा। करंट बढ़ेगा तो आपके जो अप्लायंसेस हैं वो अच्छी तरीके से वर्क करेंगे। क्या कह रहा हूं मैं, आपका रेजिस्टेंस कम होगा तो आई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो जो आपके अप्लायंसेस हैं वो अच्छी तरह से वर्क करेंगे। ठीक है, तो यानी कि हमारे जो हाउस होल्ड सर्किट होता है उसके अंदर हम हमेशा कौन सी कॉम्बिनेशन लगाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों लगाते हैं, तो देखिए उसके पीछे के 2-3 रीजन हैं। हमारे घरों में पहली बात कौन सी कॉम्बिनेशन लगती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले रीजन तो आप समझ गए हैं कि इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, कम। रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा, करंट ज़्यादा तो जो अप्लायंसेस हैं वो अच्छी तरह से वर्क करेंगे। ठीक है, दूसरा रीजन देखिए, अगर मैं बात करता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन की, अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं अगर मैं, हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है ये, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। जब तक करंट फ्लो कर रहा है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पर मान लीजिए अगर हमारा जो सर्किट है वो यहां से टूट जाए, देखिए आप देख सकते हैं यहां पे मैं सर्किट को तोड़ दिया, इस जगह पे यहां पे सर्किट को मैंने तोड़ दिया, तो अब क्या होगा, जो करंट फ्लो कर रहा था वो यहां पे रुक जाएगा, करंट रुक जाएगा। अगर करंट रुक गया तो ये अप्लायंसेस तो खराब, उसके साथ साथ ये दोनों भी खराब हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आपका यहां पे तार टूट गया बीच में से तो क्या होगा, ये वाला सर्किट तो खराब हो ही जाएगा, इसके साथ साथ ये दोनों सर्किट भी खराब हो जाएंगे। ठीक है, पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास सर्किट ड्रॉ हो रहा है, सर्किट यहां पे करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और अगर ये वाला ऊपर वाला जो आपका सर्किट है वो टूट जाए, ऊपर वाला सर्किट अगर टूट गया तो उससे इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, यानी कि ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट एज इट इज वर्क करते रहेंगे। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, समझिए ऐसा कि आपके घर में लाइट है, ठीक है, घरों में आपके लाइट लगी रहती है। अगर आपके जो किचन की लाइट है अगर वो खराब हो जाती है तो उसके साथ साथ क्या आपके कमरे की लाइट और आपके जो हॉल में या आपके जो अलग अलग कमरे हैं वहां पे जो लाइट हैं वो सारी खराब हो जाती हैं क्या, नहीं। किचन की लाइट अगर खराब हो गई या आपका अगर मान लीजिए फ्रिज खराब हो गया, अगर आपका फ्रिज खराब हो जाता है तो उसके साथ साथ पंखा, टेलीविजन, ये सारी चीजें जो हैं आपकी खराब हो जाती हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि वो किस में लगे हैं, वो लगे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कौन से कॉम्बिनेशन में लगे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, एक और चीज देखिए, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर मान लीजिए मेरे पास स्विच है, इस स्विच को अगर मैं ऑफ करूंगा, इस स्विच को ऑफ किया तो आपके जितने भी अप्लायंसेस हैं सारे के सारे ऑफ हो जाएंगे, और अगर स्विच को ऑन कर दिया तो सारे के सारे अप्लायंसेस ऑन हो जाएंगे। यानी कि इसके अंदर हर अप्लायंसेस के लिए एक सेपरेट स्विच नहीं होता, एक सेपरेट स्विच नहीं होगा हर एक अप्लायंसेस के लिए। पर वहीं पे पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, आपके घरों के अंदर अगर आपको टीवी चलाना होता है तो आपने टीवी चलाया तो उसके साथ साथ आपका जो पंखा है और
लाइटें हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, क्या सारे चलने लग जाते हैं? नहीं। अगर आपने टीवी का स्विच ऑन किया है तो सिर्फ टीवी ही चलेगा, अगर आपने फैन का स्विच ऑन किया है तो सिर्फ फैन ही चलेगा, अगर आपने लाइट का स्विच ऑन किया है तो सिर्फ लाइट ही जलेगी, उसके साथ साथ और कोई अप्लायंसेस नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो किसमें लगे रहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। तो हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। हमने बात करी कॉम्बिनेशन दो तरीके की होती हैं, सीरीज होती है और पैरेलल होती है। हमारे घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन लगी रहती है। ठीक है, रीजन आप समझ चुके हैं क्यों? बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अब हम आगे। अब हम बात करते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात करते हैं अब हम। तो पहले हम बात करें पावर की। पावर क्या होता है? एबिलिटी टू डू वर्क, इसको हम बोलते हैं पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा? एबिलिटी टू डू वर्क बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, कि कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो कितना वर्क कर रहा है, इसमें किसमें? पर यूनिट टाइम में। एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो कितना वर्क कर रहा है पर यूनिट टाइम के अंदर, उसको हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक पावर को हम एक और चीज से हम डिनोट कर सकते हैं, कैसे? अच्छा, जब कोई वर्क कर रहा है तो एनर्जी को कंज्यूम करेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर आप भाग रहे हैं तो आपके अंदर से एनर्जी कंज्यूम होगी ना, आप अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं जब वो वर्क करते हैं तो वो भी एनर्जी को क्या करेंगे? कंज्यूम। तो हम यहां पे बोल सकते हैं एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पर यूनिट टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पे पावर का फॉर्मूला निकालें तो पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा? P इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, P इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, या फिर P इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये आपका है पहला फॉर्मूला किसका? इलेक्ट्रिक पावर का। नोट करिए इसको। कर लिया? ओके। अब देखिए, अब हम बात करते हैं पावर के एसआई यूनिट के बारे में। तो बात करते हैं हम एसआई यूनिट की, पावर की। तो देखिए पावर का जो फॉर्मूला था, अभी हमने बात करी थी P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी, या फिर P इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है। अच्छा, वर्क डन कैसा यूनिट क्या होती है? वर्क डन कैसा यूनिट होती है? जूल। और टाइम की? सेकेंड। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई? जूल पर सेकेंड। अच्छा, ये जूल पर सेकेंड है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक पावर है वो एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिनका नाम है जेम्स वाट। क्या नाम है? जेम्स वाट नाम है। तो ये इनकी जो एसआई यूनिट है, पावर की जो एसआई यूनिट है, वो हमने इन साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखी है, जो कि होती है वाट। तो पावर की एसआई यूनिट क्या है? वाट होती है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे बात करते हैं, देखिए समझिए इसका मतलब क्या कह रहा हूं मैं। अगर मैं बात करूं 1 वाट की, तो 1 वाट का मतलब क्या होगा कि आपका कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो 1 जूल का वर्क कर रहा है 1 सेकंड के अंदर। 1 जूल का वर्क कर रहा है 1 सेकंड के अंदर, तो हम बोलेंगे उसको क्या चीज? 1 वाट। अच्छा, अब आपने अपने घरों में देखा होगा कि आपके पेरेंट्स कहते हैं कि 0 वाट का बल्ब ले आओ। अब क्या 0 वाट का बल्ब सही में एग्जिस्ट करता है? तो इसका आंसर है नहीं, 0 वाट का बल्ब होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वर्क कर रहा है तो यानी कि उसके अंदर एनर्जी भी कंज्यूम होएगी। अब जब बल्ब आपका ग्लो कर रहा है यानी कि वर्क कर रहा है, तो उसके अंदर एनर्जी भी कंज्यूम होएगी।
अब अगर वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो क्या वो 0 जूल की एनर्जी कंज्यूम कर सकता है? आंसर है सीधा सीधा नहीं। अगर वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो कहीं ना कहीं 1 जूल या 2 जूल की तो एनर्जी कंज्यूम कर ही रहा होगा। इसीलिए जो आपके बल्ब्स होते हैं वो 0 वाट के होते ही नहीं हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो पर टाइम के अंदर कुछ ना कुछ तो जूल एनर्जी वर्क कर रहे होंगे, और अगर उन्होंने वर्क किया है तो यानी कि वो 0 वाट के तो हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, समझ आई बात यहां तक? ओके, अब बात करते हैं पावर के कुछ और फॉर्मूलेस के बारे में। अब देखिए, पावर के फॉर्मूले के बारे में बात करें अगर अपन, तो एक फॉर्मूला होता है पावर का, वो होता है P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। क्या होता है? P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की। दूसरा फॉर्मूला हम बात करते हैं तो देखिए क्या होता है। देखिए फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल्स टू W अपॉन टी है। अच्छा, और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जिसका फॉर्मूला क्या था? W अपॉन क्यू होता है। और अगर मैं W की वैल्यू निकालूं तो यहां से V इंटू क्यू नहीं आ जाएगी? ठीक है जी, क्या आ जाएगी? V इंटू क्यू। तो यहां पे मैं W की जगह क्या लिख सकता हूं? V इंटू क्यू अपॉन टी। तो Q अपॉन टी क्या होता है? चार्ज होता है। Q अपॉन टी क्या होता है? चार्ज। तो यहां से अगर मैं बात करूं, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। तो ये आपका जो पहला फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पे डिराइव करके दिखा दिया आपको। कैसे क्या है दोबारा देखिए। पावर का फॉर्मूला W अपॉन क्यू होता है, माफ करिए W अपॉन टाइम होता है। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो उसका फॉर्मूला होता था W अपॉन क्यू। और मुझे यहाँ पे W की वैल्यू निकालनी है तो कैसे आ जाएगी? W इक्वल्स टू V इंटू क्यू हो जाएगी। तो इस W की जगह मैं V इंटू क्यू लिख दूं, तो P इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू अपॉन टी। और Q अपॉन टी किसके इक्वल होता है? I के। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया? V इंटू आई। तो यहां पे आपका पहला फॉर्मूला होता है डिराइव। ठीक है, नोट करिए इस डेरिवेशन को। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अच्छा, फॉर्मूला क्या था आपका पावर का? वो था P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। ठीक है, अगर मैं बात करूं ओम्स लॉ की, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। अच्छा जी, V इज इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर होता है। और अगर मैं यहां पे I की वैल्यू निकालूं, अगर मैं यहाँ पे I की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर हो जाएगा। I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर हो जाएगा। तो इसमें I की जगह V अपॉन आर लिख सकता हूं। तो पावर का फॉर्मूला P इंटू V अपॉन आर, और V इंटू वी क्या हो जाएगा? V स्क्वायर। V इंटू वी क्या हो गया? V स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन गया? V स्क्वायर अपॉन आर। तो ये होता है आपका दूसरा फॉर्मूला किसका? पावर का। समझे कैसे डिराइव हुआ? पावर का फॉर्मूला क्या था? V इंटू आई, और I की जगह मैं लिख सकता हूं V अपॉन आर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? V इंटू वी यानी कि V स्क्वायर। तो V स्क्वायर अपॉन आर हो गया आपका पावर का फॉर्मूला। नोट करिए। बात करते हैं तीसरे फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला आपका क्या है पावर का? V इंटू आई। यहां पे हम बात करें ओम्स लॉ की, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। ठीक है, V इज इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर। तो P इज इक्वल्स टू आई आर इंटू आई। आई इंटू आई क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर। तो पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर। ये होता है तीसरा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को कर लीजिए नोट। कर लिया? तो ये आपको मैं जितने भी फॉर्मूले लिखवाए हैं पावर के, कौन कौन से? P इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू, माफ करिए P इज इक्वल्स टू W अपॉन टी। P इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर, और P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो जो 5 फॉर्मूले हैं, ये पांचों के पांचों फॉर्मूले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पावर के। और इनमें से किसी भी फॉर्मूले के ऊपर से, याद रखिएगा, दोबारा सुनिए, किसी भी फॉर्मूले के ऊपर से न्यूमेरिकल बन सकता है।
तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर का। इसके जब ये वन शॉट वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेरे पास, उसके हम वो लेकर के आएंगे और उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो पावर है, उस माफ करिए जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरेटिकल भी और न्यूमेरिकल भी। ठीक है, पहले इस जितने भी फॉर्मूले हैं सबको नोट करिए। कर लिया? ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। और अपना फाइनली इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो आता है, लास्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं इस चैप्टर की, जो कि आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो देखिए इसके पहले डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। देखिए अब हम बात करें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की डेफिनेशन के, पहले डेफिनेशन समझिए। हमसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वेन एवर देयर इज करंट इन अ सर्किट, जब किसी भी सर्किट के अंदर करंट होगा, इट प्रोड्यूसेस हीट, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। और वो जो हीट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के स्क्वायर के, आर का मतलब रेजिस्टेंस के, और टाइम के। ठीक है, डेफिनेशन नोट करिए। तो देखिए हमसे क्या कह रहा है सिंपल भाषा में कि मेरे पास एक तार है, अब इस तार के अंदर मैं करंट को फ्लो करवा रहा हूं। अब मैं इसके अंदर करंट को फ्लो करवाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि जब मैं इसका करंट फ्लो करा रहा हूं तो यानी कि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, इसके अंदर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, यानी कि एनर्जी जनरेट करेंगे, एनर्जी जनरेट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमसे यही कह रहा है कि जैसे मैंने तार के अंदर क्या किया, जब मैंने तार के अंदर करंट को, जब मैं तार के अंदर क्या किया, करंट प्रोड्यूस कराया, तो इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, यानी कि हीट H। तो वो जो हीट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के स्क्वायर के। ये हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के, और ये हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 इक्वेशन बनाई है। पहली इक्वेशन कहती है जो हीट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी यानी कि टाइम के। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को कंपेयर कर दूं तो यहाँ पे क्या बनता है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। अब यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटाऊंगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो आता है यहाँ पे K। क्या आता है कांस्टेंट यहाँ पे, K। यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, बचा क्या, आई स्क्वायर आर टी। अब ये जो K है, इस K की वैल्यू हम लेते हैं 1। K की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अगर मैं इस पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई भी करूंगा तो क्या आंसर में कोई चेंज आएगा, नहीं। तो यहां पे मैं बोलूं जो करंट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फॉर्मूला है वो क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। और ये आपका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन तो पक्का आता है कि डिफाइन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या डिफाइन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इस फॉर्मूले को और इस लॉ को बिल्कुल भी भूलिएगा मत, काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है। ओम्स लॉ और हीटिंग लॉ ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो ये हमारा था वीडियो के अंदर, और ये था हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर हमने बेसिकली सारी चीज़ें हमने पढ़ ली अच्छी तरीके से। अब इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं लेकर के आऊँगा अपनी अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम देखेंगे इसके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं और इसके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आई होप कि आपको चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे वो भी अपनी बोर्ड्स एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।
क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।